हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं JEE अटेम्प्ट फर्स्ट का, दैट इज अटेम्प्ट 1 का जनवरी 27 2024 का इवनिंग शिफ्ट, दैट इज द सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पे पेन और पेपर रेडी रख दीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, हम लोग फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी आपको शॉर्टकट्स है, ये पेपर कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, आई विल सॉल्व इट एज क्विकली एज पॉसिबल। मैं आपको सब शॉर्टकट्स आपको बता दूंगा जो आप अप्लाई कर सकते थे या फिर आप आगे भी जाके कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है जहां पे a बाई बी स्क्वायर के डायमेंशन पूछे हैं। अगर आप देखोगे तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, मतलब p का डायमेंशन विल बी इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन, दैट इज a विल बी इक्वल टू पी वी स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह डालने में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप b का डायमेंशन देखोगे, b का डायमेंशन और v का डायमेंशन दोनों का सेम है क्योंकि दोनों को हम लोग ने ऐड कर दिया है। a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन मतलब पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर कैंसल आउट, आंसर आ जाएगा p, विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप टिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी वगैरह दिया है, लेंथ डबल करने से क्या हो जाएगा या लेंथ हाफ करने से क्या हो जाएगा। एक चीज समझो कि स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी यहाँ पे कभी भी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आप लेंथ डबल करो, हाफ करो, एरिया को कुछ भी करो, यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी सेम ही रहने वाला है। तो अगर इनिशियल S1 है तो फाइनल भी S1 रहेगा, देयर विल बी नो चेंजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फटाफट यहाँ पे टिक करेंगे। एंगुलर स्पीड दिया है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ द मून। एंगुलर स्पीड अब यहाँ पे होता क्या है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए रफली 27-28 डेज लगते हैं। सो 27 डेज लगेंगे और अर्थ को सन के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए लगते हैं लगभग 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो अगर आप देखोगे T1 इज स्मॉलर देन T2 और ओमेगा का आप जस्ट फॉर्मूला देखोगे, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। मतलब मून का एंगुलर स्पीड अर्थ से तो ज्यादा है। ठीक है, मून का जो ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड है वो अर्थ से तो ज्यादा है, तो असर्शन तो करेक्ट है। द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ, यस एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन, मैंने जस्ट आपको दिया है। सो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे टिक कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया, बिल्कुल गलत। ठीक है, लॉस ऑफ यहाँ पे फ्रिक्शन जो हम लोग ने सॉल्व किए हैं एरिया वगैरह के, ठीक है, एरिया पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, यस ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल पूछा है ये फॉलोइंग सर्किट्स का। ठीक है, यहाँ पे लास्ट तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, पहले दो में ही आपको मोस्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये 0 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट में 0 1 0 1 0 0 और गेट में 0 0 0, मतलब 0 0 अगर इनपुट है, आउटपुट पे मुझे 0 चाहिए। ये ऑप्शन हट गया और ये भी ऑप्शन हट गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट गए। अब मैं सेकंड चेक करता हूँ, जब ये 0 है और ये 1 है, तो सेकंड में जब ये 0 है ये 1 है, ठीक है, तो 0 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 का यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे क्योंकि वो नॉट गेट से पास हो रहा है, यहाँ पे 0 का आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 तो वैसे के वैसे आ जाएगा। ये एंड गेट में आ जाएगा 1, यहाँ पे एंड गेट में आ जाएगा 0। 1 और 0 मुझे आउटपुट में देगा 1। ठीक है, सो 0 0 1 देना चाहिए, 0 1 1 देना चाहिए, तो 0 1 1 सिर्फ ये ऑप्शन में दे रहा है। सो आंसर नंबर इज बी। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, सो आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये होगा मेरा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट दिया है एंड 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है। ठीक है, आप चाहिए तो पॉज करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। गैल्वेनोमीटर में करंट दिया है और डिफ्लेक्शन दिया है। ठीक है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आपका एमसीजी वैसे ही काम करता है। पहला थीटा है 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3 और दूसरा थीटा यहाँ पे पाई बाई 10 और यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट का यहाँ पे करंट डेवलप हुआ है 200 डिवाइडेड बाय आई कैंसल आउट, आई विल पाई कैंसल आउट, आई विल बी ओवर हियर इक्वल टू पाई, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 200
डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, ठीक है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 60 विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए टिक कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप देखोगे C12 का मास दिया है उन्होंने 12 और C13 का दिया है एक न्यूट्रॉन ऐड करके, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है एनर्जी। एक चीज समझना, कभी भी अगर आप जब भी क्लास में सॉल्व करते हो तभी थोड़ा सा आपका अप्रोच अलग रहता है। यहाँ पे मुझे जीरो से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके ऐसा भी एक क्वेश्चन है जहां पे जीरो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पावर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, सो कैन आई राइट दिस एज डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे एक मास डिफेक्ट के लिए या एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फाइनल मास कितना है C13 का, 13.003354, और अगर आप ये दोनों को ऐड कर लो विच इज द इनिशियल मास विच विल बी इक्वल टू 13. अगर आप देखोगे 008665, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, बट इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 5 - 4 is 1, 6 - 5 is 1। अगर आप देखोगे 6 - 3 over here is 3 and 8 - 3 is equal to 5, 0.0053। बट मैंने आपको जस्ट बताया था ये 00 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर में आंसर डिफर नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड में डिफर कर रहा है, इंटू 931, ठीक है। 931 को मैं रफली यहाँ पे, अगर मैं देखो 931 को रफली 1000 ले लूंगा, और 1000 से जो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उससे जो कम आंसर है दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। सो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 531, ठीक है। डेसिमल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट टेक्निकली 5.31 आएगा। इससे कम आंसर चाहिए मुझे, 5.31 से कम आंसर अगर आप देखोगे एक ही है विच इज ऑप्शन नंबर सी, 4.95। टिक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहिए तो पॉज करके देख सकते हो, थोड़ा सा ये बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स में यहाँ पे क्या किया था, देखिए जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने यहाँ पे उनको समझा ही नहीं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी आ चुका है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, तो बॉडी पे एक्ट हो रहा है जी नीचे। अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा जी साइन थीटा, ओके। ये इसका एक्सेलरेशन है। बट अगर ये एम जी कॉस थीटा के बारे में बात करूँ, ये टेंशन के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, सिर्फ इसके पास एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट हो रहा है, जी साइन थीटा एक्सट्रीम पे, ठीक है। अब देखते हैं मीन पे, ठीक है। मीन पे यहाँ पे टेंशन ऊपर, ठीक है, एम जी नीचे, बट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, व्हेनेवर द बॉडी परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन, रिजल्टेंट फोर्स इज mv²/r। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये हो गया मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विच इज v²/r। उन्होंने दिया है लोएस्ट पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज v²/r विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं v² का वैल्यू हम लोग कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। यहाँ पे एक शॉर्टकट याद रखना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है हमेशा याद रखो, ये r - r cos थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है। सो हाफ mv² विल बी इक्वल टू mg r - r cos थीटा, ठीक है। इसमें से v² विल बी इक्वल टू m और m कैंसल आउट होगा, v²/2 विल बी इक्वल टू जी, आर को मैं कॉमन ले सकता हूँ 1 - cos थीटा। चलिए फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, v² विल बी इक्वल टू 2gr 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। इसमें से g और g कैंसिल, r और r कैंसिल, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू 2r 1 - cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे व्हाट इज 1 - साइन थीटा, ठीक है। व्हाट इज 1 - cos थीटा, इट विल बी इक्वल टू 2 sin² θ/2, ठीक है। सो और यहाँ पे साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। इसमें से साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो tan θ/2 का वैल्यू मेरे पास आ गया, एक ही 2 बाकी है वो नीचे आ जाएगा हाफ। सो यहाँ पे थीटा will be equal to tan inverse of half, that is or θ/2 will be equal to tan inverse of half, theta will be equal to 2 tan inverse of half, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था यहाँ पे, लेंदी सा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 tan inverse of half।
ऑप्शन नंबर बी है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है बट फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिया है V1, सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है, सॉरी सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, दोनों का पोटेंशियल मिलके हो जाएगा V1 प्लस V2। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो दोनों का मिला के जितना है वो V3 से इक्वल है। रेजिस्टेंस सेम रहे अलग रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V3 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज समझना यहाँ पे, ये अगेन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस का काइनेटिक एनर्जी आता है 4/2 nRT। तो अब मैं सॉरी 5/2 nRT, तो 5/2 नंबर ऑफ मोल्स है 1, 8 का आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। इसको आपको आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बट मैं थोड़ा सा अगर आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2। मैंने 10/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो से मुझे मतलब नहीं पड़ता। वापस अगर आप देखोगे यहाँ पे मारामारी मैग्नीट्यूड का नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा गेम यहाँ पे पावर का नहीं है, यहाँ पे पूरा मैग्नीट्यूड का गेम है, ठीक है। सो यहाँ पे 1/2 हम लोग लिख देंगे, 8.31 को इसको 831 लिख लेते हैं, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंटू 300, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8.31 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू 2.15 इंटू 3 रफली, ठीक है। ये वापस ये जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2.15 इंटू 3 अगर आप ये करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 6.3 के आसपास आंसर आ जाना चाहिए, 6.3 6.4 के आसपास, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 6.3 6.4 के आसपास कौन सा आंसर है, 6232.5। अगेन ये अगर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ये थोड़ा सा क्विक लगेगा बट एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड जाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे वर्नियर कैलिपर अगर पॉजिटिव 0 exists, okay, if in vernier caliper if positive 0 error exists, then while taking the measurement the reading taken will be more than the actual reading. Yes, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं ऑलरेडी कुछ भी मेजर नहीं कर रहा, मैं बस दोनों यहाँ पे जो जॉस होते हैं वर्नियर कैलिपर के एक दूसरे को टच कर रहा हूँ, फिर भी वो 0.2 दिखा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक्चुअल रीडिंग 5 है तो वो 5.2 दिखाएगा, मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, करेक्ट है ये। तो ऐसा एसर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 0 error in vernier caliper may have happened due to the manufacturing defect, true, ठीक है, ये तो रीजन हो सकता है बट ओवर हियर ये एसर्शन का रीजन नहीं है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे एसर्शन कुछ ऐसे दिया है मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, क्योंकि अगर आप जब भी पॉजिटिव 0 एरर आता है वो आप एरर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हो, दैट इज द रीजन। वो चाहे वो पॉजिटिव 0 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के वजह से आए या फिर पर्सनल डिफेक्ट की वजह से आए, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो एसर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। सो द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दिया है 230 वोल्ट दिया है एंड नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे दिया है। कैन आई राइट EP डिवाइडेड बाई ES, ठीक है, EP डिवाइडेड बाई ES विल बी इक्वल टू 10:1, दैट इज NB/NS होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी का 230 वोल्ट है, सेकेंडरी का पता नहीं, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 1, वापस अगर आप देखोगे सेकेंडरी का 23 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वापस जीरो से फर्क नहीं पड़ता, आप ऑप्शन देखते रहो। अगर आप मैं सॉल्व करते समय भी देख रहा हूँ, मैं बार बार ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ES आ गया। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ओके लोड रेसिस्टेंस दिया उन्होंने 46 ओम्स। सो यहाँ पे पावर कंज्यूम पूछा है, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई R, मतलब बेसिकली ES² डिवाइडेड बाई R। तो 23 का यहाँ पे हम लोग कर लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमारा कितना है 46, ठीक है, अच्छा नंबर है। तो 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 46, तो 23 2s आर 23 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11.5, ठीक है। सो 11.5 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे T क्यूब, अगर यहाँ पे नीचे आ गया
सो कैन आई राइट प्रेशर इंटू टी क्यूब विल बी इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, करेक्ट है। सो पी टी रेज टू -3 विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी टी रेज टू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसे कुछ आता है, 1 माइनस गैमा विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बेटर है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, गैमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा विल बी इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गैमा विल बी इक्वल टू -3 प्लस 3 गैमा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये राइट में ले लेता हूँ, 3 विल बी इक्वल टू 2 गैमा, ठीक है। गैमा विल बी इक्वल टू 3/2, इन शॉर्ट मोनो एटॉमिक गैस दिया है, गैमा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3/2, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, पावर का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पावर पे है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का इतना इशू नहीं है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है उन्होंने, ठीक है, न्यू नॉट दिया है, दैट इज 6.63, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी वर्क फंक्शन दिया है, दैट इज फाई नॉट इज गिवन है 6.63 EV। फाई नॉट का वैल्यू क्या होता है, h इंटू न्यू नॉट, ठीक है। न्यू नॉट हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, 6.63 EV है ना, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻19, ये हो गया आंसर आपका जूल्स में। h का वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू, ठीक है। ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही होने वाला है, -34 नीचे आ जाएगा तो न्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1.6, -34 ऊपर चला गया तो +34, 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻15, ठीक है। सो 1.6 इंटू 10⁻15 विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो टिक करेंगे, आगे जाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। गिवन आर द टू स्टेटमेंट, द प्रॉपर्टी, okay, the property of a body by virtue of which it regains its original shape and size is called as elasticity, true है, assertion भी true है, ठीक है। The resisting force depends upon the bonded interatomic and intermolecular forces। अगर आप देखोगे आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है, आगे से ये ऐसे प्लेन हो जाता है। सो यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज जनरली नॉट द एंटायर एक्सप्लेनेशन बट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो अगर मैं देखूं मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थोड़े लोगों ने इसको चैलेंज भी किया है, ठीक है, कोई और लॉजिक लेके, इट इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बट इट इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो आंसर नंबर सी हम लोग टिक करेंगे, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू पोलराइड, सब देखना ध्यान से, एक ऐसे है पोलराइड और दूसरा पोलराइड ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोलराइड शीट में इंसर्ट करता हूँ विच मेक्स एन एंगल, मुझे बताओ यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर ये पोलराइड फर्स्ट वाले के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो सेकंड वाले के साथ एंगल बनेगा 90 - थीटा, करेक्ट है। अब इंटेंसिटी जैसे जैसे पोलराइड से पास होती जाती है, I1 विल बी इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट पोलराइड के बाद पास होने की बात है, ठीक है, मतलब फर्स्ट शीट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड इंटेंसिटी जो आउटपुट इंटेंसिटी रहेगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर 90 - थीटा, ठीक है। 90 - थीटा क्यों, क्योंकि ये सेकंड पोलराइड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 - थीटा, विच इज इक्वल टू I0, अगर मैं लिख लूँ इसको कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा गेम यहाँ पे है, स्क्वायर वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम नंबर चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, इसको एक्चुअली दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, बट हम लोग को फटाफट ये सॉल्व करना है। पहले 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस 90 आ जाएगा 0, तो ये तो आंसर नहीं आने वाला, 90 से तो नहीं आएगा, ठीक है। बाद में 30 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस 30 आ जाएगा यहाँ पे √3/2, साइन 30 आ जाएगा हाफ, तो ये आ गया √3/4, ठीक है, मे भी आंसर रह सकता है, ठीक है, √3/4, ठीक है। अगर आप देखोगे 30 पे जो आंसर आया है वही 60 पे भी आएगा, क्योंकि एक थीटा है और दूसरा 90 - थीटा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे 60 पे भी दोनों पे सेम ही आंसर आएगा। आप 45 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, कॉस 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2, अगर आप देखो ये 1/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.5, ओके। और अगर आप ये वाला वैल्यू देखोगे √3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, विच इज 1.7 डिवाइडेड बाई 4, अगर आप देखोगे रफली 0.4 के आसपास आएगा,
ये 0.5 के आसपास है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। दैट इज, अगर आपको एक शॉर्टकट बता दूं तो पोलराइड हमेशा जब भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, अब ये 90 डिग्री था ना, जब भी वो बाइसेक्ट करेगा इट विल गिव मी द मैक्सिमम आंसर, ठीक है। ये था आपका शॉर्टकट। आपको अगर ये शॉर्टकट याद रहेगा तो फटाफट सॉल्व किया जा सकता है 45 डिग्री, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ओके, इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द इंटेंसिटी दिस है, ठीक है। द प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर रेडिएशन पूछा है। प्रेशर रेडिएशन का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, इट विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई C, ठीक है। अब C जो होता है वो होता है मीडियम का, विच इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई C इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये म्यू ऊपर जाने वाला है, फटाफट यहाँ पे I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 6 × 10⁸, वापस 10⁻⁴ वगैरह का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई C का वैल्यू है 3 × 10⁸, म्यू का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3 × 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट, आंसर 6 आने वाला है, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 10⁻² भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C आ गया आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक ऑन मूविंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ पे वर्क डन रहेगा 0। कैसे देखते हैं, dw विल बी इक्वल टू qdv, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड dv देख लूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं dv देख लूँ, चेंज इन पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल मतलब नाम में ही दिया है, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, विच इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये सर्फेस ऐसे है तो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं चार्ज को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, सो मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट आगे क्या आता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ठीक है। सो विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो यहाँ पे ये डी टिक करेंगे, आगे चले जाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हेवी बार ऑफ वेट 12 kg is having one of its end on the ground and the other end on the shoulder of a man, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे है, ठीक है। The rod makes an angle 60 डिग्री with the horizontal, ठीक है। सो अभी हम लोग को चाहिए यहाँ पे कि द शोल्डर, यहाँ पे सपोज कि एक पर्सन है, उसके शोल्डर पे कुछ ऐसे है, ठीक है। सो इस पे मान लेते हैं फोर्स F एक्ट हो रहा है, mg कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे, मतलब अगर ये लेंथ L है, mg यहाँ पे एक्ट होगा L/2 पे, ठीक है। सो टॉर्क क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू, ये जो पर्सन एक्ट होगा, पर्सन जो फोर्स एक्ट करेगा विल बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा, mg का अगर आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, सो ये हो जाएगा mg cos थीटा, दैट इज mg cos 60। सो mg cos 60 इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ, L/2 विल बी इक्वल टू ये फोर्स इनटू L, ठीक है। m का वैल्यू कितना दिया है, 12, ठीक है। आंसर गेजेस में ही चाहिए तो g का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। cos 60 का वैल्यू हाफ इनटू यहाँ पे L और L कैंसिल, इनटू हाफ विल बी इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर ईयर, ठीक है, सो ओवर ईयर अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे आंसर आ गया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है। चलिए, a bullet is fired into a fixed target loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter, ठीक है। It penetrates to a distance d, इसका शायद से आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं जब भी वो बुलेट यहाँ पे ब्लॉक में एंटर कर रहा था, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v था, इट लूजेस 1/3 ऑफ द वेलोसिटी, 1/3 उसने लूज कर दिया, अभी भी उसके पास वेलोसिटी है 2v/3। तो उन्होंने पूछा है आगे कितना जाएगा जब तक वो स्टॉप नहीं होता, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला v² = u² + 2as, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं v² यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 2v/3 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू u², इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v² प्लस 2a इंटू डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर में रहने तो वो बाद में रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं ये लेफ्ट में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4/9 - 1 विल बी इक्वल टू v² विल बी इक्वल टू 2a इंटू 4, ठीक है। ये अगर मैं देख लूँ यहाँ पे आ जाएगा 5/9 या -5/9, उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला, विल बी इक्वल टू 2a इंटू 4। सिमिलरली मैंने ये पैच के लिए अप्लाई किया, सिमिलरली मैं ये पैच के लिए अप्लाई करूंगा। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2v/3 है इनिशियल वेलोसिटी, द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू s का वैल्यू पता नहीं, ये मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, -4v/9
वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू एस। ये दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 9 और 9 कैंसिल आउट, वी स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ पे बचेगा 5/4 इज इक्वल टू 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 इंटू एस। अगर मैं s का वैल्यू देख लूँ, अगर मैं यहाँ पे s का वैल्यू ध्यान से देख लूँ, इट विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 5। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी इक्वल टू 32। ठीक है, सो अगर मैं देख लूँ यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए 32। ठीक है, 32 फिलहाल के लिए मुझे ऑप्शन नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर मैं 32 देख लूँ, 32 और 3.2 बेसिकली। ठीक है, 3.2। ठीक है, 3.2 मतलब ये सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में ये 32 इंटू 10⁻³ मीटर में लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे 32 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये थोड़ा सा हम लोग बोनस में ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, अभी सब इंटीजर्स आने वाले हैं, इंटीजर्स के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप पूछा था। ठीक है, सर्कुलर यहाँ पे वायर है। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क कैरी कर रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर, ये भी क्लॉकवाइज कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर होने दो या अंदर होने दो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब बी देखते हैं, बी विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं सर्कुलर वायर के बारे में बात करूँ, μ0/2 इंटू आई, अगर मैं करंट देख लूँ, करंट आ गया यहाँ पे 4 इंटू R1 का वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दिया है 2π। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0/2 I/R। ठीक है, सो यहाँ पे आया 2π, सिमिलरली प्लस μ0/2 इंटू आई का वैल्यू वापस 4 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4π हो जाएगा, द होल डिवाइडेड बाई 2। होल डिवाइडेड बाई 2 क्यों? पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, μ0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे मैं 4 को भी कॉमन ले सकता हूँ, 1/2π, और यहाँ पे ये 2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1/2π प्लस 1/4π। ओके, विच इज इक्वल टू μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, ये 4 और 4 कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 4π, 4π कैंसल आउट। यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा का वैल्यू, अल्फा इंटू 10⁻⁷, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल प्रोसीड। ठीक है, चलिए, सो 2 चार्जेस -4 कूलम, एंड वापस ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग आप देखोगे, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे P क्रॉस E। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा P क्रॉस E। P का यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, सो ओवर ईयर जो लेंथ होगा, इट विल बी फाइनल लेंथ विच इज इक्वल टू 2 - 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 - 1 हो जाएगा 1 I कैप। ठीक है, -1 - 0 यहाँ पे हो जाएगा -j कैप। ठीक है, 5 - 4 हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया है 4, सो इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स I कैप -j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ये I कैप का दिया है। ठीक है, सो P क्रॉस E। ठीक है, अब P क्रॉस E का मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू IJ K इंटू, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, P का क्या है 1 -1 और यहाँ पे है 1, और E का अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पे खास नहीं है, इंटू यहाँ पे 4 भी है आगे। ठीक है, इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 0 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा I कैप का तो 0 आ जाएगा, J कैप का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, J कैप का आ जाएगा यहाँ पे 0.2। ठीक है, J कैप का आ जाएगा यहाँ पे 0.2। ठीक है, सिमिलरली इंटू 4 भी है बाहर। ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0.2 K कैप का। ठीक है, ये J कैप हो गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ये K कैप। ठीक है, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इस चीज़ को, ये आ जाएगा 0.8 J कैप प्लस 0.8 K कैप। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मेरा बेसिक टॉर्क। ठीक है, अब मुझे चाहिए टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, अगर मैं टॉर्क का वैल्यू देख लूँ इसका, अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, ठीक है, सो टॉर्क का यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आने वाला है, और यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁶ का भी फैक्टर है। ठीक है, सो 10⁻⁶ का भी फैक्टर है। ठीक है, सो बाद में मैं वो 10⁻⁶ का और यहाँ पे सेंटीमीटर टू मीटर भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, इट विल बी इक्वल टू
क्या आ जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टॉर्क का देख लूँ, इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, अगर मैं फैक्टर वगैरह हटा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 8√2। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए 2, ठीक है। अगर आप देखोगे अल्फा का जो वैल्यू है, ठीक है, इट विल कम आउट टू बी 2। जब भी आप यहाँ पे माइक्रो कूलम टू कूलम यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे एंड यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर टू मीटर आप एडजस्ट कर लोगे, यू विल गेट दिस आंसर 8√2, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका लेंथ दिया है 150 गिव 7 बीट्स पर सेकेंड विद ओपन ऑर्गन पाइप जिसका लेंथ दिया है 350, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप, मुझे बताओ क्लोज ऑर्गन पाइप का यहाँ पे एन का क्या आता है, V/4L1, करेक्ट है, दैट इज V डिवाइडेड बाई L1। L1 का वैल्यू 1.5 है, ये सेंटीमीटर में दिया है, 1.5 × 4 विच विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। N2 का वैल्यू यहाँ पे V डिवाइडेड बाई 2L2, ठीक है, दैट इज V डिवाइडेड बाई यहाँ पे लेंथ दिया है उन्होंने 350 सेंटीमीटर, तो मीटर में 3.5, तो V/7। नंबर ऑफ बीट्स अब यहाँ पे देखोगे, नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू N1 माइनस N2, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स दिए हैं 7 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 1/6 माइनस 1/7। अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। यहाँ पे 7 - 6 हो जाएगा 1, V डिवाइडेड बाई 42। V का वैल्यू हो जाएगा 42 × 7, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4, इट विल बी इक्वल टू 294, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई कैलकुलेशंस आई थिंक सो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए आप ये कॉपी कर सकते हो, अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point. यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 80 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी U था, अपर पॉइंट यहाँ से कहीं से तो रिलीज किया है पॉइंट P से, ठीक है। P से मुझे पता नहीं, कोई तो आर्बिट्री पॉइंट्स दिए। सो पहले तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी U फाइंड कर लेता हूँ। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला V² और कैन आई यूज द फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। उन्होंने टाइम भी दिया है, ठीक है, टाइम भी 2 सेकेंड्स दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है दोनों के बीच में, 80। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पता नहीं, टाइम दिया है यहाँ पे 2 सेकेंड्स प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे हाफ, A का वैल्यू 10, मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, T × 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 2U, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो 2U का वैल्यू हो गया 60, U का वैल्यू हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे U का वैल्यू हो गया 30, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था 0। सो अब यहाँ पे ये पॉइंट कितना ऊपर है, ठीक है। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। टाइम नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। फाइनल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, 2AS 10 × S, so which is equal to 900 divided by 20. To the best of my estimates, the displacement should be equal to 45 मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच टू द पाइप इज 4.5। यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेशर दिया है, सेकंड प्रेशर दिया है, उन्होंने वेलोसिटी पूछा है, बर्नौलीज अप्लाई करेंगे। सो अब यहाँ पे P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V², ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 0 मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4.5 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴। यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर इतना आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ रो, ठीक है। वाटर दिया है, वाटर का यहाँ पे रो कितना हो जाएगा 10⁻³ × V², ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 10⁻3, यहाँ पे बचेगा 10, तो यहाँ पे 550, तो V² हो गया 50 और V विल बी इक्वल टू √50। सो उन्होंने वही शायद से पूछा है कि रूट कितना है, √V, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50, ओके, दिस विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, ओके। A ring and a solid sphere slide down the inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of both the bodies are same. बट उनके मासेस के बारे में कुछ दिया नहीं है, वापस ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि दोनों के मासेस भी सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर विदाउट स्लिपिंग जाएगा, यहाँ पे जो mgh था वही काइनेटिक एनर्जी में नीचे आ जाएगा। तो दोनों का अगर हाइट सेम है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, मास सेम है,
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहना चाहिए। तो पता नहीं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फिर कितना आ सकता है, ke1 डिवाइडेड बाई ke2 शुड बी इक्वल टू 1। 1 कैसे आएगा, और ये 7/x है, ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। आई थिंक सो ये बोनस में जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मासेस के बारे में कुछ इतना इंडिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट, ठीक है, विड्थ दिया है, लाइट इज फोकस, ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट मिनिमा दिया है, ठीक है। अब सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन का पैटर्न है ये, ठीक है। अब अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू x बाई डी विच इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। x का वैल्यू होता है n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, ठीक है, तो लैम्बडा बाई डी आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे, लैम्बडा का वैल्यू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻⁷, स्मॉल डी अगर आप सेपरेशन देखोगे तो 0.001 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज 10 × 10⁻⁷, ठीक है। अगर आप ये कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाफ। साइन थीटा अगर हाफ है, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए 30, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर विड्थ मतलब x बाई डी का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लास्ट 3 क्वेश्चन है, एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, z दिया है 50, रेडियस दिया है 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है इज दिस, ठीक है। v का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है यहाँ पे 9 × 10⁹ इंटू q विल बी इक्वल टू, q का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे z इंटू ई, एक चार्ज जितना रहेगा मल्टीप्लाइड बाय z, z का वैल्यू हो जाएगा 50, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एटम दिया है, तो यहाँ पे एटम के लिए आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय, रेडियस दिया है 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा -15, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 50 × 1.6 विल बी इक्वल टू 80 इंटू, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये -15 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 10⁹ इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अगर आप देखोगे दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो जितना मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे ये करेक्ट ही किया है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 80 इंटू 10⁵, ठीक है, उन्होंने 10�6 पूछा है, सो 8 इंटू 10�6, ठीक है, वोल्ट। सो अगर आप देखोगे आंसर शुड बी इक्वल टू 8, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में कुछ गलत नहीं किया रहेगा तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आप चाहिए तो इसको देख सकते हो यहाँ पे। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ओवर ईयर, ठीक है, सो ओवर ईयर दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सो ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो इट विल गो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इफ Rydberg's constant is r, maximum for the Paschen series, लाइमन बाल्मर पास्चन थर्ड है, ठीक है। तो 1/λ का वैल्यू क्या होता है r इंटू मैक्सिमम के लिए पास्चन का, अगर आप मैक्सिमम के लिए देखोगे सो जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से वो वाली सीरीज पे आना चाहिए। पास्चन है थर्ड, सो मतलब ऑर्बिट किस में जंप करना चाहिए, थर्ड, कहाँ से, एक हायर से, फोर्थ से थर्ड पे जंप करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 1/λ का फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू 1/9 माइनस 1/16। अगर आप देखोगे लैम्बडा का वैल्यू हो जाएगा r और 1/r, रैदर 1/r इंटू, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 - 9 इज इक्वल टू 7, 7 आ जाएगा नीचे, 16 × 9 इज 144, सो द आंसर शुड बी 144। और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 144, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे पावर फैक्टर पूछा है, ठीक है। पावर फैक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है cos phi विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई z, ठीक है। अब z का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है, √r² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे XL का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। XL विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का यहाँ पे वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल का यहाँ पे वैल्यू अगर आप देखोगे 100/π दिया है, ठीक है। पाई और पाई कैंसल आउट, 100 इंटू 100 मतलब 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली XC का वैल्यू हो जाएगा 1/ωc,
विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू दिया है 50, सी का वैल्यू अगर आप देखोगे 10⁻³ इन डिवाइडेड बाय पाई दिया है, तो यहाँ पे पाई और पाई वापस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 100 डिवाइड 100 इंटू 10⁻², ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये मिली हेनरी दिया है, ओके, यहाँ पे ये मिली हेनरी दिया है, तो आगे भी 10⁻³ भी आएगा विच इज इक्वल टू 10 अगेन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ ये वैल्यू, ठीक है, 10 ये हो जाएगा 100 10⁻² है, 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻1 ऊपर जाके तो वापस 10। तो अगर आप देखोगे एक्सेल और एक्सिस सेम ही आए तो ये तो कट हो जाएगा, तो z का वैल्यू है r, ठीक है। अगर z का वैल्यू r है तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, r बाई r कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शुड बी इक्वल टू 1।